अस्सलाम वालेकुम। ओके, कल तक हमने पढ़ा था सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, तो उसमें हमने ये देखा था कि 1955 के एक्ट में हमने दो चीज़ें देखी थी। एक हमने देखा था कैसे एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप, हाँ, कितने ऐसे वेज हैं जिन वेज से हम क्या करते हैं, सिटीजनशिप को हम एक्वायर करते हैं, या कितने ऐसे वेज हैं जिन तरीकों से हमें सिटीजनशिप लूज होती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं और हम यहाँ पर कैसे लूज कर सकते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहला मेथड देखा था, हाँ, बाय बर्थ, ये ना। सेकंड बाय डिसेंट, ये था ना कल लास्ट का। थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। तो उसमें मैंने आपको कुछ एक्सेप्शन दिखाया था रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन की वजह से अगर कोई हो रहा तो उनको क्या हो रहा है ना, क्या था वो, जब मैं कहा जेल अगर हो जाएंगे विद इन 2 years, हाँ, 5 साल में 2 साल, पहले 5 साल में आपने रजिस्ट्रेशन किया, पहले 5 सालों में अगर आप 2 साल बराबर 2 साल आप जेल हो गए। लेकिन वो किन के लिए है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले और नेचुरलाइज, जो मैंने आपको कल कहा है, ठीक है भाई। देन फाइनली वी हैव बाय इनकॉर्पोरेशन, जब इंडिया क्या करेगी, किसी एरिया को अपने साथ रखेगी, जितने भी उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो क्या होंगे, वो उस वक्त के सिटीजन बनेंगे, मगर कैसे, बाय इनकॉर्पोरेशन। जैसे कि मैंने पुडुचेरी का आपने एग्जांपल दिया था, 1962 में वो एक्ट बना था, हाँ। अच्छा, इस तरह हम जब लूज करते हैं तो हम लूज करते हैं बाय 3 मेथड्स। ये 5 हैं, ऐसे याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। ये नहीं है कि पहले बाय बर्थ बोलेंगे उसके बाद बाय इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे, नहीं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरल, बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय renunciation, by termination, then deprivation। तो ये चीजें मैंने आपको कल पढ़ाया था, और इसी मैंने आपको 2 टर्म्स मैंने यूज किए थे। वन मैंने कहा था पीआईओ, कहा था ना मैंने कल, एक मैंने कहा था पीआईओ और दूसरा मैंने क्या कहा था, ओवरसीज, ये था ना ओवरसीज। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि पीआईओ जो है वो क्या है और जो ओवरसीज हैं वो क्या है, और उससे पहले और एक टर्म आती है जिसको हम एनआरआईबी कहते हैं। क्या होता है ये, तो ओवरसीज को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और ताकि हमें हर कोई टर्म जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एनआरआई की, जिनको हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखें, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एनआरआई किसको कहते हैं, एनआरआई उस बंदे को कहते हैं जो हिंदुस्तान से बाहर रहता है ऑर्डिनरीली। क्या, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब वो हिंदुस्तान में नहीं रहता है, वो कहीं और रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंट्री इंडिया है, हाँ, वो यहां से कहीं बाहर किसी भी कंट्री में यहां पर बैठा हुआ है, ओके, मगर ऑर्डिनरीली, हाँ, वो वहां पर बैठा हुआ है मगर क्या, ऑर्डिनरी बैठा है, परमानेंट यहां पर नहीं बैठा है। जबकि वो यहां पर बैठा हुआ है तो उसके पास किस कंट्री का पासपोर्ट होगा, ऑब्वियसली इंडिया का पासपोर्ट होगा। तो उसका मतलब है कि ही इज स्टेइंग देयर विद इंडियन पासपोर्ट। जब कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक होगा लेकिन वो बाहर कहीं किसी कंट्री में रहता है, मगर किस पासपोर्ट पे रहता है, वो रहता है इंडिया के पासपोर्ट, उसको हम कहते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडिया। यहां नहीं रह रहा है, किसी भी रीजन से वो कंट्री से बाहर रहता है, किसी भी रीजन से, चाहे वो एजुकेशन का पर्पज हो, चाहे वो बिजनेस का पर्पज हो, चाहे वो ऐसे बैठा हो, किसी भी रीजन से वो बैठा है वहां पर, लेकिन वो ऑर्डिनरीली बैठा हुआ है वहां पर, और उसको मगर कौन सा पासपोर्ट है, ये हो गया एनआरआई। दूसरा जो होता है दैट इज पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कौन होता है, पीआईओ कौन होता है, पीआईओ वो बंदा होता है जिसके एंसेस्टर्स, याद रखना, डिसेंडेंट्स, यहां मैं डिसेंडेंट बोलता हूं, चाहे वो खुद यानी हु हिमसेल्फ, हु और हुज डिसेंडेंट्स के ऑरिजिन इंडिया का होगा, चाहे उसका ऑरिजिन या उसके किसी भी डिसेंडेंट का, यानी फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, उनका ऑरिजिन जो है वो कहां का है, वो इंडिया का है। मगर खुद ही हिमसेल्फ लिव्स
लिव्स इन सम अदर कंट्री, सम अदर कंट्री। अब आप कहोगे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है फिर? ये भी बाहर रहता है, ये भी यहाँ का ही है, और ये जो है उसका कोई ना कोई यहाँ का था, लिंक हिंदुस्तान की है, तो फिर फ़र्क क्या है? यहाँ पर मैंने बोला ऑर्डिनरी, यहाँ पर मैंने बोला इंडियन पासपोर्ट, लेकिन यहाँ पर वो सिटीजन है, सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, नॉट इंडिया। सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट लेकिन रहता है बाहर, यहाँ पर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, तो इसका मतलब है नॉट इंडियन पासपोर्ट बट फॉरेन पासपोर्ट, फॉरेन पासपोर्ट। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि एनआरआई और पीआईओ में क्या फर्क है, ठीक है। उसके बाद जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग, शाबाश, हाँ, दैट इज रिगार्डिंग ओवरसीज ऑफ इंडिया। लेकिन ओवरसीज से इंडिया से पहले मैं आपको और एक चीज बोलना चाहता हूं, वो आप ऐसे याद रखो कि इंडिया जो है, इंडिया गिव्स ओनली वन सिटीजनशिप, नॉट टू। याद रखना, इंडिया के पास एक ही है। जिस तरह अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में डबल सिटीजनशिप है, उस तरह इंडिया में कोई डबल सिटीजनशिप नहीं है। अगर यहां पर सिटीजनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? नेशनल, यानी इंडियन सिटीजनशिप। यहां पर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूएसए की एक सिटीजनशिप है, दूसरे जो वहां की स्टेट्स जो हैं, हाँ, उसकी अलग सिटीजनशिप है। 1+1=2, तो 2 टाइप्स ऑफ वहां पर सिटीजनशिप है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। अगर है तो एक ही है, दैट इज नेशनल सिटीजनशिप। इंडिया में सिर्फ नेशनल है, ना कि इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज स्टेट सिटीजनशिप। ओके, यहां पर स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। तो इसके रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे? एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत सारे लोगों को शायद दिमाग में ये है कि ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया जो है वो डबल सिटीजनशिप है। वो डबल नहीं, क्योंकि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती है डबल। हाँ, वो एक एडिशनल कुछ, वो हम कह सकते हैं कि उनके लिए कुछ रखा गया था, प्रिविलेज दिया गया था एडिशनल, लेकिन डबल सिटीजनशिप नहीं है। वो ये नहीं मानते कि आपको बाहर कंट्री की सिटीजनशिप है और यहाँ पर भी आप सिटीजनशिप बन सकते हो ना। जब तक आप बाहर का नहीं छोड़ोगे तब तक आपको यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। तो इंडिया जो है, इंडिया ना यहाँ पर डबल देती है, ना इंडिया ये एक्सेप्ट करती है आप बाहर के भी हो और यहाँ के भी हो, ऐसा नहीं है। जब तक आपको वो वाला नहीं छोड़ना पड़ेगा तब तक आपको ये वाला सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर आपने उसको कंटिन्यू की तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो ही आप उसको वहाँ पर कैंसिल करोगे तब जाके आपका प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपने वहाँ पर कैंसिल की, यहाँ पर आपको मिल गई, नहीं। अपना प्रोसेस है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको फुलफिल करना है और सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करने, तब जाके आप यहाँ के सिटीजनशिप बन सकते हो। तो जो आज का टॉपिक है वो है ओवरसीज। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, अब क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये वजूद में आया था 2000 में। 2000 में क्या हुआ था? 2000 इज द ईयर। 2000 में क्या किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई। 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? एक हाई लेवल कमेटी बनाई। हाई लेवल कमेटी बनाई। तो किस चीज के लिए कमेटी बनाई? कब बनाई? किसके अंडर बनाई? शाबाश। तो जो हाई लेवल कमेटी थी ये थी फॉर व्हाट? फॉर इंडियन डायस्पोरा, DISPORA। हाँ, वो तो मैं भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी किसके लिए? किसने? कब? अंडर एल सिंघवी, हाँ, एल सिंघवी के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हम क्या, किसके रिलेटेड? ठीक है, किसके रिलेटेड? ओवरसीज। असल में ओवरसीज यहां पर नहीं बोलना, आप शॉर्टली बोलो इंडियन डायस्पोरा के लिए बनाई गई थी। ये डायस्पोरा क्या है? डायस्पोरा इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, इंडिया का ग्रुप ऑफ पीपल
जो अब्रॉड रहते हैं, चाहे परमानेंट रहते हैं या टेम्पररी रहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अब्रॉड, अब्रॉड मीन अवे फ्रॉम इंडिया, हाँ, चाहे अब्रॉड में रहते हैं, लिविंग रहते हैं टेम्पररी, हाँ, या वो परमानेंट रहते हैं, चाहे आप टेम्पररी रहते हो या परमानेंट रहते हैं। इट्स LM, LM सिंघवी, LM सिंघवी, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि जब 2000 में ये कमेटी बैठाई गई थी तो इस कमेटी को बोला गया था कि आप इस चीज को स्टडी करो और सबमिट रिपोर्ट करो। तो 2000 में जब इसने ये सारा चीज देखा तो इसने सबमिट किया रिपोर्ट। याद रखना, इसने क्या किया? सबमिट। इसने सबमिट रिपोर्ट किया कब? 2002 में, 2002 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? शाबाश, 2002 में इसने सबमिट किया तो 2003 में अमेंडमेंट एक्ट आया सिटीजनशिप का। याद रखना, 2002 में इसने ये किया, लेकिन 2003 में क्या बन गया? अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955। 2003 में हमने क्या किया? हमने पहले वाले अमेंडमेंट ने क्या किया? तो इसी एक्ट में कॉन्सेप्ट आया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बस इतना ही आया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। याद रखना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय PIOs, फॉर 16 कंट्रीज। कितने? एक्सेप्ट शाबाश, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एग्जैक्टली, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाहर जितने भी 16 कंट्रियां हैं, हाँ, तो 16 कंट्रीज में हिंदुस्तान के ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते थे, तो ये प्रोविजन उन्हीं के लिए ही बनाया गया था। याद आया? अब इसी एक्ट में और एक चीज हमने कहा था, जब मैंने आपको लास्ट टाइम यही बोला था कि इस प्रोविजन के अंडर, 2003 प्रोविजन के एक्ट के अंडर, हमने जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप जो हम देते थे वो 2003 के अमेंडमेंट में हमने खत्म की। वो जो मैंने आपको कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप जो थी, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, हाँ, जो मिलती थी, हाँ, वो भी हमने क्या किया? इसमें हमने वो खत्म किया। याद रखना, किसमें? 2003 में, ठीक है। ये सिर्फ प्रोविजन बनाया गया था कि 16 कंट्रीज में जो हिंदुस्तान के डायस्पोरा लोग रहते हैं, चाहे टेम्पररी रहते हैं या परमानेंट रहते हैं, तो ये प्रोविजन बनाया गया था। लेकिन असली में जब रियली में जब ये प्रोविजन स्टार्ट हुआ, ये अमेंडमेंट हमने फिर से किया था इस एक्ट को। किस एक्ट को? ओरिजिनल एक्ट को। वो हमने किया था 2005 में। 2005 में हमने क्या कहा कि हम हर किसी को, जो इंक्लूडिंग 16 कंट्रीज जो हैं, हाँ, 16 कंट्रीज जो हैं एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उनके बगैर जितने भी इंडिया के लोग वहाँ पर रहते हैं, जिसको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? उनको हम सिटीजनशिप देंगे। लेकिन ये बन गया था कब? फिर लास्ट में 2005 में। याद रखना, 2003 में बोला गया था, लेकिन 2005 में फिर हमने अमेंडमेंट फिर से किया और उसके बाद ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है? लेकिन ये भी याद रखना कि इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सम पीपल थिंक इट इज डबल सिटीजनशिप। जो बाहर लोग रहते हैं उनको सिटीजनशिप है, और जो यहाँ फिर हम उनको दे रहे हैं ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया वगैरह वगैरह करके, ये डबल है। असल में डबल नहीं, क्योंकि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कहता है कि डबल सिटीजनशिप आपको नहीं मिल सकती है? शाबाश। Which article says you cannot have double citizenship? शाबाश, हाँ, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? शाबाश।
अच्छा, आर्टिकल 9 राइट डाउन। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि आप डबल सिटीजनशिप नहीं रख सकते हो। ठीक है भाई। फिर 2005 के बाद हमने 2015 में इसको फिर से अमेंडमेंट किया, याद रखना। 2015 में हमने क्या किया, अमेंडमेंट की। किसकी अमेंडमेंट की? 1955 को हमने फिर से अमेंडमेंट किया। ठीक है, तो 1915 जो है हमने कब से दे दी ये ओवरसीज सिटीजन इंडिया? हाँ याद रखना, 2005 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया था, ओसीआई जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं। 2005 से पहले ही 2002 में पीआईओ था, यानी उनके लिए अलग कार्ड था, इनके लिए अलग कार्ड था। ये 2002 में ही आया था, ये 2005 में आया। तो दोनों जो हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों जो है दे वर रनिंग पैरेलल। ठीक है, दोनों रनिंग पैरेलल थे, नहीं वो भी था ये भी था। कोई इसके लिए अप्लाई करता था, कोई इसके लिए अप्लाई करता था, लेकिन जो ज्यादा वेटेज मिली वो मिली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को। मोर वेटेज, ज्यादा वेटेज किसको मिली, यानी ज्यादा लोग प्रेफर करते थे किसको? मैं आपको बोलूंगा क्यों। लोग क्यों यहां पर ज्यादा थे? क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग वीजा पर आते थे। पीआईओ वालों को ऐसा नहीं था। ठीक है, वो बहुत सारे तरीके की बिजनेस यहां पर कर सकते थे। हाँ, वो वाले नहीं आ सकते हर किसी बिजनेस टाइप के। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई स्कीम दे रही है गवर्नमेंट, आप 10 चीज़ें कर सकते हो इस स्कीम के अंडर। दूसरी स्कीम ऐसी है उसमें आप छह ही चीज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली लोग कहाँ पर जाएंगे? 10 वाले के पास। तो मल्टीपल एंट्री थी वीज़ा पर, लाइफ लॉन्ग वीज़ा था, वो पीआई वालों को नहीं मिलता था। तो पीआई वाले की तरफ लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो ज़्यादा वेटेज किसको मिलेगी? आप ऑब्वियसली लोग कहाँ जाएंगे? लोग इधर ही जाएंगे, ओसीआई के पास। तो यही रीज़न था कि इसको ज़्यादा वेटेज मिली इसको। लेकिन लोगों को एक कन्फ्यूजन था, मतलब वाइल एप्लीकेशन जब वो अप्लाई करते थे, लोगों को ये कन्फ्यूजन होता था कि क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। तो इसीलिए इस चीज़ को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने 2015 में क्या किया, अमेंडमेंट एक्ट किया। जो ही हमने 2015 में अमेंडमेंट एक्ट किया, हमने क्या किया, हमने मर्ज किया पीआईओ एंड ओसीआई। जो कार्ड होल्डर पीआईओ वाला था, जो कार्ड होल्डर कौन था? ओसीआई था। इसको हमने क्या किया, इसको हमने मर्ज किया। जो ही हमने इसको मर्ज किया तो हमने क्या नाम दिया इसको? शाबाश, हमने दिया इसका नाम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। यानी इससे पहले क्या नाम था? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2015 तक सिर्फ ओसीआई था। 2015 में जो ही हमने अमेंडमेंट की तो क्या बन गया, ऐड क्या हो गया? कार्ड होल्डर नाम ऐड हो गया। यानी इसका नॉमेनक्लेचर चेंज किया, नॉमेनक्लेचर इसने इसका चेंज किया। नॉमेनक्लेचर क्या था 2015 तक? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। समझ में आ रहा है? कार्ड होल्डर ये कब आया था? शाबाश, ठीक है। अब कौन सा बंदा ऐसा होगा जो रजिस्टर कर सकता है इसके लिए? क्या मैं रजिस्टर कर सकता हूं? क्या मैं नहीं कर सकता हूं? कब कर सकता हूं? कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं ओवरसीज के लिए? शाबाश। फिर 2019 में फिर से चेंज हो गया, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। दैट इज सीएए, एनआरसी, सीए वगैरह जो हमें पढ़ना है आगे, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन आज जो एक्सक्लूसिवली जो हमें पढ़ना है दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मुझे ये बोलो कौन से लोग ऐसे हैं जो ओवरसीज सिटीजन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे? शाबाश, बोलिए ऐसे कौन से लोग हैं जो इस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे? हाँ, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। शाबाश। देखो, वही बंदा रजिस्टर कर सकता है जो किसी और कंट्री का सिटीजन होगा। पहली बात, वही बंदा रजिस्टर कर सकता है, मैं लिखवाऊंगा पहले समझ लेना। वही बंदा रजिस्टर कर सकता है जो किसी और कंट्री का सिटीजन होगा, मगर
कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर या उसके बाद में वो क्या था, वो सिटीजन ऑफ इंडिया था उस टाइम पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओवरसीज के लिए यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो है, इसके लिए कौन रजिस्टर, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसमें आ सकता है? ये वही बंदे आ सकते हैं जो बाहर के सिटीजन हो। मगर कौन सा बाहर का? जो 1950 यानी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस वक्त वो सिटीजन था इंडिया का। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के दिन पर या उसके बाद में वो सिटीजन ऑफ इंडिया था, उसके बाद वो चला गया किसी भी रीजन की वजह से, फिर वो यहां पर नहीं आया। तो उसके लिए हमने क्या रखा है, एक सुविधा रखी है, दैट इज कॉल्ड ओवरसीज सिटीजन इंडिया कार्ड होल्डर। आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हो, मैंने पहले कहा वो बाहर के कंट्री का सिटीजन है, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर वो क्या था, सिटीजन ऑफ इंडिया था। फिर किसी भी रीजन से वो बाहर चला गया, क्या कौन सा रीजन था वो उसको पता है, कोई भी रीजन होगा। हाँ, दूसरा मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लेना। दूसरा ये है, पहला मैंने आपको बोला कि बाहर का बंदा, ठीक है। अच्छा लिखो पहले ये पहला लिखो, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सॉरी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री बट वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया, सॉरी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री हु वाज सिटीजन ऑफ एनी कंट्री बट who is citizen of any country, not was, who is a citizen of any country but was citizen of India at the time of commencement. एक ये है। दूसरा कौन सा बंदा है? दूसरा ये बंदा है कि वो सिटीजनशिप है किसी बाहर की कंट्री की, उसको सिटीजनशिप मिली हुई है बट वॉज एलिजिबल। पहला मैंने क्या कहा था, जो सिटीजन था लेकिन है कहां का, है मान लो कि अमेरिका का, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर वो सिटीजन था। दूसरा मैंने कहा कि आज भी वो बाहर किसी भी कंट्री का सिटीजन है, मगर उस वक्त वो एलिजिबल था, उसने अप्लाई नहीं किया होगा या कुछ भी नहीं किया होगा, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर वो एलिजिबल था। देयर इज अ वर्ड एलिजिबल। एलिजिबल, आप सिटीजन हो बाहर के कंट्री का, आप सिटीजन हो फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए का, मगर जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है भाई, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पर क्या थे, आप एलिजिबल थे। आपने बरान नहीं, क्या नहीं किया, वो आपका रीजन था, क्या था, लेकिन आपने उस वक्त यहां पर एलिजिबिलिटी को फायदा नहीं उठाया, आप उस टाइम पर चले गए। आप एलिजिबल थे उस वक्त, आप सिटीजनशिप बन सकते थे, लेकिन आप नहीं बने, आप चले गए बाहर, आप वहां ही रहते हो। तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी और कंट्री में सिटीजनशिप हासिल की है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ का था, उस वक्त मैं यहाँ का था, मैं पैदा हुआ था या कुछ भी था, मैं उस वक्त यहाँ का सिटीजनशिप बन सकता था, मैं नहीं बना, मेरी अपनी मर्जी, मैं नहीं बना। मैं कहाँ चला? मैं चला इंग्लैंड। क्यों चला इंग्लैंड? चाहे पढ़ने की वजह से, चाहे बिजनेस का था, या किसी ने मुझे अडॉप्ट किया, हाँ ठीक है, मैं वहीं चला गया, कोई भी रीज़न, ठीक है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। मैंने कहा मैं पढ़ने चला गया, फिर मैं वहीं बैठा, मैं वहीं सिटीजन बना, लेकिन क्या उस टाइम पर मैं सिटीजन था? नहीं, बट आई वॉज एलिजिबल, मैं एलिजिबल था सिटीजनशिप के लिए, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं सीधा चला अमेरिका, मैं सीधा चला पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। मैं पढ़ने के लिए गया, फिर मैं वहाँ ही बैठा। मैं बिजनेस के लिए गया, मैं वहाँ ही बैठा। मैंने किसी के साथ शादी की, मैं वहाँ ही बैठा, ठीक है, फिर मैं वापस नहीं आया, मगर मैं एलिजिबल था। तो दूसरा बंदा है वो बंदा जो एलिजिबल था, मगर उसने यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल नहीं की, वो किसी और कंट्री में चला गया। एनी रीजन, इट कुड बी एनी रीजन, मैरिज, बिजनेस, एजुकेशन, कुछ भी, कोई भी रीजन एक्सेट्रा, कोई भी रीजन हो सकता है, आप बाहर चले गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि आप एलिजिबल थे, लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं अप्लाई किया? बिकॉज ऑफ एनी रीजन। रीजन क्या था? एजुकेशन। रीजन क्या था? बिजनेस। रीजन क्या था? किसने अडॉप्ट किया आपको। रीजन क्या था? आपने शादी की, तो आप चले गए, फिर आपने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, आप वहाँ के सिटीजन बने। तो इस टाइम पर आप सिटीजन कहाँ के हो? बाहर के, मगर उस टाइम पर क्या था, आप एलिजिबल थे, तो आप भी रजिस्टर कर सकते हो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वॉज एलिजिबल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपको यह भी याद रखना है, इसके अलावा, इन दो पॉइंट्स के अलावा ये भी है
कि ये कौन नोटिफाई करती है कि इस डेट से आपको ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड होल्डर मिल गया है? कौन नोटिफाई करता है डेट? हु नोटिफाइज? नोटिफाई कौन करता है? हु नोटिफाइज डेट? याद रखना, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है जो डिक्लेयर करती है कि आप इस टाइम से आप क्या हो, आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो आप बन गए हो। ठीक है, नाउ और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। मैंने कहा था आपको आप लक्ष्मी का लाना, लेकिन आप नहीं लाते हो, ना तो आप पढ़ते हो। अच्छा, राइट्स, इनको क्या क्या हुकूक है, क्या राइट्स हैं इनको? क्या इनको बराबर वही राइट? क्या ये सिटीजन है यहाँ के? नहीं है ना, ये मत सिटीजन हैं जिस तरह आप या हम सिटीजन हैं। क्या ये इस तरह सिटीजन हैं? ये सिटीजनशिप नहीं है, बट दिस इज अ कार्ड एंट्री। आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, आप यहां आ सकते हो, यहां बिजनेस कर सकते हो, यहां बैठ सकते हो, वगैरह करके। लेकिन जो पीआईओ होता है वो 180 डेज के लिए आ सकता है, उसके बाद वो नहीं आ सकता है। उसको वापस जाना है, फिर से एंट्री मारनी है, फिर से। इनको 15 साल के लिए, 10 साल के लिए लाइफ लॉन्ग वीज़ा आता है। हाँ, इनको फिर दिखाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लेकिन लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है इनको। लेकिन पीआई वाले को लाइफ लॉन्ग वीज़ा नहीं मिलता, उनको 180 डेज के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। अब देखो क्या है, फिर उसके बाद वो सारा खत्म हो गया, उसके बाद मर्ज हो गया। अब पीआईओ या ओवरसीज नहीं है, अब एक ही है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो अब क्या है, राइट्स क्या क्या है? क्या इनको वही राइट्स मिलेंगे जो सिटीजन्स को मिलते हैं यहां पर? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, नो, क्योंकि सिटीजन है ही नहीं। जिस तरह हम सिटीजन हैं उस तरह ये लोग है ही नहीं। तो इनके लिए एक रखा गया था कि आप क्या कर सकते हो, क्यों यहां पर आ सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या चीज इनको नहीं दी जा सकती है? सबसे पहले नंबर वन पॉइंट लिखो, क्या नहीं दिया जा सकता है? व्हाट कैन नॉट बी गिवन टू देम। इनको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन क्या नहीं दिया जाएगा? तो देखो, सब कुछ दिया जाएगा तो हम वो सारा नहीं लिख सकते हैं ना। क्या नहीं दिया जाएगा वो काम ही है ना, तो इसलिए हम वही वाले लिखेंगे। व्हाट विल नॉट बी गिवन टू देम। नंबर 1, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 16, है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नंबर 1, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 16। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए राइट्स मिलता है। ठीक है, जिस तरह आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कैसे आपको मिलता है? बिकॉज यू आर अ सिटीजन। अगर आप पाकिस्तान के होते, अमेरिका के होते, इंडोनेशिया के होते, क्या आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो? नहीं। अगर मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मेरा यहां काम है, मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्या मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं? ये राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलती है, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर को नहीं मिलती है। अब आप नहीं कहना सर पीआईओ को मिलती है, अब मर्ज हो गए ना, अब एक ही, अब हम अलग अलग से नहीं करना है। ओवरसीज सिटीजन भी नहीं कह सकते हैं, ना तो हम पीआईओ कहेंगे, ना तो हम ओवरसीज सिटीजन कहेंगे। हम क्या कहेंगे? ओवरसीज सिटीजन इंडिया कार्ड होल्डर। एक ही नाम है, मर्ज हो गया था ना 2015 के बाद। अच्छा, दूसरा जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट गिवन टू देम। नंबर 1 मैंने क्या कहा था, जो हम नहीं देते हैं इनको। दूसरा, एलिजिबल फॉर इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं। क्वेश्चन इसी पर आता है। ठीक है, अच्छा, और भी क्या है? ये दे आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं दे आर एलिजिबल, दे आर नॉट, ये नॉट वाला है। ठीक है, नॉट, सारे नॉट वाले। दे आर नॉट गिवन दिस इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 16, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट एलिजिबल टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो कितना है? 4th, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जज। दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, नॉट एलिजिबल टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट एलिजिबल टू बिकम द जज ऑफ
हाई कोर्ट। इतना समझ में आ रहा है? और क्या है नेक्स्ट 6th पॉइंट क्या है? नॉट एलिजिबल टू हैव वोट। वोट जो है वो इनको नहीं है, इनको वोट वगैरह नहीं है, ठीक है। और नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड और राज्यसभा। नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ LS और RS, लोकसभा और राज्यसभा शॉर्टली। नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इस चीज के लिए देखो रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैंने आपको बोला कौन कर सकता है। ओके, इनको वो फॉर्म वगैरह भरना है। ओवरसीज सिटीजन इंडिया जो है, अगर आप बाहर से फॉर्म भरते हो, आप बाहर की कंट्री में कहीं बैठे हो, तो आप किस करेंसी में आप उसको भर सकते हो फॉर्म। जैसे कि 250 $270 में उनको भरना है। आई थिंक $270 है, या चेक कर रहे हैं, या $250 ऐसा कुछ है इनको जो भरना होगा फी। हाँ, तो अगर वो इंडिया के हिसाब से उनको भरा तो इनको हिसाब 15,000 रुपये भरने हैं। 15,000 रुपये उनको रजिस्टर के टाइम पर, जिस तरह आप अप्लाई करते हो ना UPSC के लिए 100 रुपया भरते हो, है ना, तो इसी तरह आप जब अप्लाई करते हो तो उस वक्त अगर आप फॉरेन कंट्री में हो तो आपको डॉलर के हिसाब से भरना होगा 250, ऐसे कुछ 250 की 270 ऐसे चेक कर लेना। या अगर इंडिया के हिसाब से आपको भरना है, आप इंडिया में हो, आप यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो, तो कितना 15,000 रुपीज़ आपको भरना है, ठीक है, याद रखना। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब रिनाउंस करना। पहला पॉइंट जो मैंने आपको कल ही कहा था, ए पर्सन विथ प्रॉपर माइंड, बास, होश व हवास, ठीक है, वो क्या कहता है? मुझे ये नहीं चाहिए। ही इज रिनाउंसिंग दैट आई डोंट नीड दिस ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड होल्डर, मुझे नहीं चाहिए। तो उस वक्त क्या किया जाता है? जब एक बंदा क्या करता है? रिनाउंस करता है, छोड़ देता है, मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए ना। मैंने अप्लाई किया था, मुझे मिला था, जो मुझे इसके अंडर फायदा मिल रहा था मैं वो यूज कर रहा था, अब मुझे नहीं चाहिए। मगर ये क्या पागल होगा ये? हाँ, पागल नहीं, जो बा होश व हवास होगा। एक होता है किसी को कोई डिप्रेशन हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, हाँ, उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा, वो इसलिए कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, उसका थोड़ी चलेगा। लेकिन जो बा होश व हवास होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए ओवरसीज से, मुझे ये फायदे वाले नहीं चाहिए, मुझे नहीं यहाँ पर आना है, मुझे कोई काम है ही नहीं। मे भी ऐसे बंदे होते हैं। तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्ड करती है, हाँ, रिगार्ड दिस रिनाउंसशिप। तो उस वक्त उसका जो उसने डिक्लेयर किया कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसकी रिनाउंसशिप एक्सेप्ट की जाती है और वो खत्म हो जाती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, जो भी उसका स्पाउस होगा, चाहे वो फॉरेनर होगा, हाँ, कहाँ का भी फॉरेनर ही होगा, यहाँ का होगा, उसका स्पाउस क्या होता है? या माइनर चाइल्ड हम कहेंगे, ओके, उसका स्पाउस होगा या माइनर चाइल्ड होगा, उनकी सबों की ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड होल्डर जो है वो खत्म हो जाती है, उनकी भी खत्म हो जाती है। जो ही वो आदमी खुद डिक्लेयर कर रहा है, जो ही बाप डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद जो भी स्पाउस होगा, जो भी कोई बच्चा होगा, उन बच्चों की भी, उन स्पाउस की भी उसी टाइम पर ओवरसीज सिटीजन इंडिया खत्म हो जाती है। याद रखना, द टाइम, द डे a man renounces his what? Overseas citizen India card holder, at the same time, the citizenship, overseas citizenship in India card holder of his spouse or her spouse and every minor child loses
व्हाट? ओवरसीज सिटीजन इंडिया कार्ड होल्डर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या ऐसा कोई सुविधा है, प्रोविजन है कि किसी भी बंदे की ऐसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ही कैंसिल हो जाएगी? यहां पर आपने खुद किया, दूसरा हो गया आपको यहां से ही कैंसिल की जाती है ना? तो हम देखते हैं कैंसिलेशन। कैंसिलेशन क्या है? कैंसिलेशन क्या है? सबसे पहले कैंसिलेशन हम यहां पर करते हैं कि अगर आप में से मान लो कि दिस इज द गाय, उसने अचीव किया क्या? ओवरसीज सिटीजन इंडिया कार्ड होल्डर उसने अचीव किया है, तो इसको कैंसिल किस बात पर किया जाएगा? अगर इस बंदे ने ये अचीव की है बाय फ्रॉड, बाय फ्रॉड, नंबर 1 पॉइंट, बाय फ्रॉड अगर आपने क्या किया है, इसको अचीव किया है, ठीक है, लिखा। दूसरा, अगर आपने डिससेटिस्फैक्शन दिखाई टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और थर्ड, हैविंग ट्रेड विद अनलॉफुल ट्रेड। क्यों अनलॉफुल ट्रेड क्यों कहते हैं हम यहां पर? विद एनिमी कंट्री, क्योंकि आप इंडिया के साथ कोई कंट्री जिसका एनिमी है, आप उससे ट्रेड करते हो, ठीक है, तो ट्रेड आप एनिमी कंट्री के साथ नहीं कर सकते हो। उस वक्त भी आप क्या कर सकते हो? आपकी सिटीजनशिप जो है ओवरसीज सिटीजन इंडिया वो खत्म हो जाती है, ठीक है। याद रहा? ओके। तो इन चीज़ों पर आपको क्या हो जाती है? इन चीज़ों पर आपकी कैंसिलेशन होती है। आप ऐसा कुछ काम करते हो जो इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ हो जाता है, आप ऐसा कुछ काम करते हो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाता है, आप ऐसा कुछ काम करते हो जो इंडिया नहीं चाहती है, तब भी आपने किया, तो उसके टाइम पर आपकी जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो, सॉरी ओवरसीज सिटीजन इंडिया जो है कार्ड होल्डर जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। अब और भी कुछ चीज़ें हैं। टाइम क्या हुआ? लेट हो गया। अब और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एनआरसी, सीएए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी पढ़ने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे बी वो करंट इश्यू हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एनआरसी पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बाकी जो प्रोविजन है ना वो प्लीज़ लक्ष्मीकांत से देख लेना, वो उतना कुछ मसला है ही नहीं, वहाँ से चेक कर लेना और वहाँ से पढ़ लेना। लेकिन एनआरसी वहाँ पर नहीं लिखा है। एनआरसी, एनआरसी क्या होता है? व्हाट इज एन, व्हाट इज आर, व्हाट इज सी? शाबाश। इट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। Register of citizens. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या था? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था। मैं यहां पर लिखता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इशू किया। क्या किया? इशू एन ऑर्डर। किसको ऑर्डर किया इशू? दो चीजों को उसने ऑर्डर किया इशू। एक किया उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा उसने किया इलेक्शन कमीशन को। दो बंदों को किया, एक किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा उसने किया इलेक्शन कमीशन को। उसने क्या किया? उसने इनको ऑर्डर इशू किया। क्या किया इशू ऑर्डर? कि आप एनआरसी को अपडेट करो। क्या करो? एनआरसी को क्या करो? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो हैं इसको अपडेट करो। क्या करो? अपडेट करो।
अपडेट क्या करना है? अपडेट ये करना है कि आपको इंक्लूड करना है, जो आप नहीं करते थे आपको इंक्लूड करना है त्रिपुरा। त्रिपुरा को इंक्लूड करना था, ठीक है। त्रिपुरा को इंक्लूड करना था। हाँ, फिर क्या हुआ? त्रिपुरा इज अ स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में, अगर आपको याद होगा कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज त्रिपुरा, यहां पर हाँ, त्रिपुरा इज अ स्टेट कि इसको इंक्लूड करना है। तो जब इसको इंक्लूड करना है लेकिन किसी चीज को आप एक्सक्लूड भी कर रहे हो, वो किनको हम कर रहे हैं वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो फाइनल ड्राफ्ट जो है, फाइनल ड्राफ्ट किस चीज का? एनआरसी का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो कहां पर प्रिपेयर हुआ? वो आसाम में प्रिपेयर हुआ था। जो ही आपने इसको आसाम में प्रिपेयर किया, उससे 4 मिलियन पीपल जो यहां पर रहते थे हिंदुस्तान की बाउंड्री में, वो एक्सक्लूड हो गए। 4 मिलियन पीपल जो हैं, हाँ, वो क्या हो गए? वो एक्सक्लूड हो गए। 4 मिलियन इज नॉट अ जोक। 4 मिलियन पीपल जो हैं वो एक्सक्लूड हो गए, ठीक है। मगर यह भी बोला गया था कि जो भी हमने एनआरसी क्या किया, प्रिपेयर किया, इट इज नॉट फाइनल। मेरी बात समझ लेना कि जो भी हमने एनआरसी प्रिपेयर किया, इट इज नॉट फाइनल। नॉट फाइनल। पीपल कैन क्लेम, यू कैन राइट, इट इज नॉट फाइनल, पीपल कैन क्लेम। इट इज नॉट फाइनल, पीपल कैन क्लेम अगेंस्ट non-inclusion of their names, non-inclusion of their names in NRC। आप क्लेम कर सकते हो कि मेरा नाम क्यों नहीं है इस NRC में, ठीक है। मगर इसके खिलाफ कौन हो गए? कुछ रिलीजियस ग्रुप्स और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जो मेन था, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड some minor linguistic groups and religious groups जो हैं वो इस एनआरसी के खिलाफ हो गए, ठीक है। पर्पस क्या था? बोलो जी, इसका पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एनआरसी? मे भी कल ही क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें व्हाट वाज द पर्पस ऑफ, लिखो पर्पस क्या था, राइट ए वर्ड पर्पस। To separate illegal migrants नहीं, immigrants लिखो, illegal immigrants from legitimate residents of Assam। To separate illegal immigrants from legal to separate illegal immigrants from legal residents of Assam। legal residents of Assam। अच्छा, नोडल एजेंसी कौन है इसके लिए? शाबाश। व्हाट इज द नोडल एजेंसी? जो ये देखती है, उस एजेंसी का नाम क्या है? राइट, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया जो है, that is the nodal agency। that is the nodal agency। लिखो नोडल एजेंसी जो है, that is, write down, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं what actually it is। एनआरसी असल में है क्या? पर्पस भी हमने देखा, हाँ, असल में ये एनआरसी है क्या? असल में एनआरसी जो है, ये सबसे पहले जो एनआरसी हमने बनाया था वो हमने बनाया था 1951 में, ठीक है। 1951 में हमने एनआरसी बनाया था। तो एनआरसी में हम क्या करते हैं? हम हाउस होल्ड के बारे में लिखते हैं, यानी आप लिखते हो सीरियल नंबर के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से आप हाउस होल्ड लिखते हो। हाउस होल्ड में उसके कितने मेंबर्स हैं, कितनी फैमिली में कौन कौन सा है, वगैरह करके आप सारा डाटा उसमें लिखते हो। यानी कौन सा घर उसके बाद आता है, उसके बाद कौन सा घर आता है, उस घर में कौन से मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने टोटल हैं। तो असल में वही एनआरसी था जो 1951 में हमने पहली बार बनाया
और एक ही बार बनाया था सो फार। मैं क्या कह रहा हूं, पहली बार और एक ही बार बनाया था, वंस इन 1951। हमने एक ही बार बनाया था। हमने इसको हर साल या हर 10 साल के बाद, सेंसस कब होता है, हर आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, यानी 1951 में सेंसस हुआ था, 1961 में सेंसस हुआ था, 1971 में सेंसस हुआ था, लेकिन हमने हर सेंसस के हिसाब से इसको एनआरसी को नहीं बनाया। हमने एक ही बार बनाया वंस, उसके बाद हमने कभी नहीं बनाया। आज अमेंडमेंट होगी इसमें, वो हम देखते हैं कि अमेंडमेंट कब होगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि एनआरसी है क्या। एनआरसी इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स, कि कितने उसमें मेंबर्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितना नंबर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब अगर आपने 1951 में ही बनाया तो आज क्यों इस पर चर्चा हो रही है, आज हम क्यों कहते हैं कि एनआरसी शुड बी अपडेटेड, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि आसाम में जब हमने देखते हैं, आसाम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है दैट इज अ कंट्री, वहां पर जब हालात खराब हुई, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहां पर क्या किया, शिफ्ट किया फ्रॉम बांग्लादेश टू व्हाट। ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था, ना उनके पास कोई चीज़ ऐसी चीज़ थी जिस परमिशन पर वो हिंदुस्तान आ सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिफ्ट किया फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बांग्लादेश टू आसाम। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि व्हाट वाज द रीज़न, आज क्या रीज़न था? रीज़न था इलीगल इमिग्रेंट्स ऑफ बांग्लादेश इन आसाम में क्या हुआ, इलीगल आ गए थे। ठीक है, तो ये कब से था? जब से बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश कब बना? 1971 से ही हम क्या देखते हैं, इलीगल माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश टू आसाम। तो जब इलीगली आते हैं तो क्या हो जाएगा, इस इलीगली ने क्या किया, 6 years मूवमेंट रही आसाम में, 6 years मूवमेंट रही आसाम में, 1979 से लेके 1985 तक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट रही। ये इलीगल माइग्रेशन क्यों होती है? ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद AASU, क्या होता है AASU? लिखो, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने क्या किया, उन्हें यहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट की। क्या की? लेड अ मूवमेंट। इस मूवमेंट की वजह से क्या उन्होंने बोला, जो भी इलीगल, क्या है, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ठीक है भाई, हाँ, उनको पकड़ो, उनको जेल में रखो। मगर कहां से? इन्होंने ये नहीं बोला कि 1971 से, इन्होंने बोला 1951 से ही। मेरी बात समझ लेना कि उन्होंने कहा, AASU ने कहा कि उन्होंने मूवमेंट यहां पर स्टार्ट की। इस मूवमेंट में उन्होंने ये बोला कि जितने भी यहां पर इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जितने भी यहां पर बांग्लादेश से यहां पर लोग आए हैं, उनको क्या करना है, उनको जेल में रखो। मगर जो कब से आए यहां पर? 1951, जब हमने पहली बार क्या बनाया था, NRC। ठीक है, तो उसी मूवमेंट की वजह से फिर 1985 में अकॉर्ड बन गया। यू कैन राइट इन 1985, in 1985, because of this movement, this movement led in accord that is called Assam Accord। 1985 में आप लिख सकते हो, 1985 में एक अकॉर्ड हुआ था जिसको हम कहते हैं आसाम अकॉर्ड, कि इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहां पर मिलेगा उसको हम जेल में डालेंगे, उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, मगर इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है, जब अकॉर्ड बना
आसाम मूवमेंट में क्या हुआ था, सॉरी स्टूडेंट्स यूनियन में क्या हुआ था 1951, लेकिन जो ही अकॉर्ड हुआ था उसमें ये बोला गया था मार्च 1971 इज द कट ऑफ। मार्च 1971, जो मार्च 1971 से पहले यहाँ पर हैं, यानी बांग्लादेश बनने से पहले जो यहाँ पर थे, तो उनको क्या किया जाएगा, उनके नाम वगैरह जो यहाँ पर रजिस्टर होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो उनके बाद में आए या वो लोग जिनका यहाँ पर रजिस्टर नाम नहीं है, तो उनको यहाँ से निकाला जाएगा या इनको जेल में रखा जाएगा या इनको डिपोर्शन किया जाएगा, मारा जाएगा। देखो याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने 1951 से ही बोला था कि जो भी यहाँ पर इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से निकालो, लेकिन अकॉर्ड जब हुआ था, अकॉर्ड में ये बोला गया था कि 1971 इज द कट ऑफ। असल में पहला कट ऑफ क्या था पता है? पहला फर्स्ट कट ऑफ जो था वो था 19 जुलाई 1949। दिस इज द फर्स्ट कट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर था। लेकिन जो अकॉर्ड हुआ, आसाम अकॉर्ड, इस अकॉर्ड में कट ऑफ क्या बन गया 1971। ठीक है, but this accord was applicable to Assam only. This accord was applicable to Assam only. हाँ, 85 accord जो है सिर्फ उसके लिए था। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि एक एनजीओ ने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। इन एनजीओ फाइल्ड ए केस इन सुप्रीम कोर्ट। उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वहां पर जजेस बैठ गए, उन्होंने कहा कि वी नीड एन अपडेशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एन एनजीओ फाइल्ड ए केस इन सुप्रीम कोर्ट। एन एनजीओ फाइल्ड ए केस इन सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल बेंच बनाया और कहा कि क्या, शाबाश, अपडेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? अपडेशन चाहिए। याद रखना, जो 1951 में क्या था, पहले हमने क्या बनाया था 1951 में एनआरसी। लिखो 1951 एनआरसी प्लस 1951 एनआरसी प्लस इलेक्टोरल रोल ऑफ 1971। 1951 एनआरसी प्लस इलेक्टोरल रोल ऑफ 1971 is known as legacy data. Is known as legacy, L-E-G-A-C-Y, legacy data. इसमें यह बोला गया था कि जितने भी बंदे इस 97-1 के रिकॉर्ड में और 1951 के रिकॉर्ड में जिनका भी बंदों का नाम यहां पर आएगा, वही सिर्फ यहां के सिटीजन होंगे, बाकी जितने भी होंगे वो बाहर वापस चले जाएंगे। याद रखना क्या बोला गया, इस लिगेसी डाटा में जो 1951 से लेके 1951 का एनआरसी रिपोर्ट प्लस कौन सा रिपोर्ट, इलेक्टोरल रिपोर्ट जो था 1971, इन दो में से जिनको हम लिगेसी डाटा कहते हैं, इन दोनों को, इस लिगेसी डाटा में जिन लोगों का नाम मेंशन होगा उनको कंसिडर किया जाएगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जिन लोगों का नाम मेंशन यहाँ नहीं होगा उनको वापस जाना है, अदरवाइज उनको मारा जाएगा, जेल में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट में था।